हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि अम्लों के अगर गुण की बात करें तो अम्लों के गुण को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। मतलब कि अम्लों का जो गुण होता है उसको हम दो भाग में अध्ययन करेंगे। जो पहला होगा वो भौतिक गुण होगा और दूसरा उसका रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले बात कर लेते हैं अम्लों के भौतिक गुण की। तो अम्लों के भौतिक गुण के बारे में अगर हम कहें तो अम्ल का सबसे पहला गुण होता है कि वो खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ये सबसे प्रमुख भौतिक गुण है अम्ल का। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा कि अम्ल जो है जल में विलय होता है। यह जल में आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। तो ये इसका दूसरा भौतिक गुण है। तीसरा इसका भौतिक गुण है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। अब यहाँ पर बात आती है लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर क्या है कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है, उसका नाम है लिटमस। तो एक प्रकार का पेपर होता है जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में उपयोग किया जाता है। वो एक प्रकार का पेपर होता है जो व्हाइट कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। तो अगर आपके पास व्हाइट लिटमस पेपर है और उस पर आप किसी अम्ल को रख देंगे तो क्या करेगा कि वो पेपर को लाल कर देगा। ये क्वालिटी है अम्ल में। तो अम्ल लिटमस पेपर क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर व्हाइट लिटमस पेपर लिए हैं तब भी उसको लाल करेगा। अगर आप नीला लिटमस पेपर लिए हैं, ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं, तब भी उसको क्या करेगा? लाल करेगा। तो कुल मिला के जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एक तरह का वो क्या है? सूचक है, सूचना देता है, इंडिकेटर है। अगला इसका पॉइंट है, अगला जो गुण है वो है संक्षारक प्रकृति। संक्षारक प्रकृति का मतलब हुआ कि यदि अम्ल को कपड़े पर गिरा दिया जाए या किसी के हाथ पर गिरा दिया जाए तो वह उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। तो अम्ल के पास संक्षारक प्रकृति है। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको तो हाथ पर गिराएंगे तो हाथ को जला देगा, कपड़े पर गिराएंगे कपड़े को जला देगा, लकड़ी पर गिराएंगे लकड़ी को जला देगा। तो वो उसको बोलते हैं कि संक्षारक प्रकृति है। वो उसको किसी वस्तु पर रख देंगे या गिरा देंगे तो उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो ये रहा हमारा भौतिक गुण। एक बार पुनः भौतिक गुण को समझ लीजिए कि पहला जो भौतिक गुण है उसमें कहा जाता है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा जल में विलय होता है। तीसरा कि यह लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और चौथा यह संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति का मतलब कि यदि इसे कपड़े पर या हाथ पर या किसी अन्य वस्तु पर गिरा दिया जाए तो उसको खराब कर सकता है। अब देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में अम्ल का सबसे पहला और प्रमुख गुण है कि प्रत्येक अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और विशेष तौर से धातुएं कैसी होनी चाहिए? सक्रिय धातु होनी चाहिए। सक्रिय का मतलब कि वे धातुएं जो जल्दी अभिक्रिया करें। तो जल्दी अभिक्रिया करने वाले धातुओं को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय धातु बोलते हैं। तो प्रत्येक अम्ल, कोई भी अम्ल है, प्रबल है या दुर्बल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अम्ल है तो उसको अगर आप सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं, सक्रिय धातुओं से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वह क्या करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यही हमारा पहला रासायनिक गुण है। तो यहाँ हमने लिखा है कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पन्न होता है। तो एक हमने सक्रिय धातु ले लिया, जिंक। जिंक एक सक्रिय धातु है, जल्दी रिएक्ट करता है किसी से भी। तो जिंक धातु हो गया। और हमने एक अम्ल ले लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें होता क्या है कि यह जो Zn है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो यह Zn है वह इस SO4 से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और बनाता है ZnSO4। सल्फेट को ले लिया और ये बना दिया जिंक सल्फेट। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है H2,
ये रिमूव हो जाता है, निकल जाता है यहाँ से, H2 बाहर, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर दिया। तो कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर आप सक्रिय धातु से कराते हैं तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। एक रिएक्शन और देखते हैं, Fe लोहा है, तो Fe + 2HCl, लोहा की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये भी क्या करता है, Fe इसमें से 2 Cl लेकर और FeCl2 बना देता है, और 2 जो H है H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, अगर किसी भी अम्ल को लेकर उसकी अभिक्रिया आप सक्रिय धातु से कराते हैं तो वहाँ से क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और ये दो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण। अगला पॉइंट है, अगला रासायनिक गुण है कि तनु अम्ल को, अब तनु और सांद्र को एक दिन हम बताए थे कि आप तनु और सांद्र को गाढ़ा और पतला से समझ सकते हैं। तनु का मतलब कि पतला समझ लीजिए और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो कि कोई पतला अम्ल का मतलब कि अम्ल में अगर हम डिस्टिल वाटर मिला देते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, पतला हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो ये बैटरी होता है, 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है जिसको इन्वर्टर में यूज किया जाता है, तो उसमें H2SO4 डाला जाता है, तो वो तनु H2SO4, उसमें डिस्टिल वाटर मिला कर उसको पतला कर लिया गया है, तनु कर लिया गया है, फिर उसको डालते हैं। सांद्र नहीं पड़ता है, सांद्र पड़ेगा तो नुकसानदेह होगा। तो तनु मतलब कि पतला। तो कोई भी अम्ल अगर उसकी अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे, ध्यानपूर्वक समझना है कि किसी भी तनु अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से जब कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो लवण साल्ट, नमक और जल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात आता है कि धात्विक ऑक्साइड क्या है। तो धात्विक ऑक्साइड का मतलब कि यदि कोई धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वह धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर तनु अम्ल में हम ले रहे हैं, अम्ल में क्या ले लिया जाए, अम्ल में ले लेते हैं HCl, अम्ल में आप ले लीजिए HCl ले लीजिए, और धात्विक ऑक्साइड में आप ले लीजिए, यहाँ पर 2HCl ले लिया जाए, और धात्विक ऑक्साइड में आप ले लीजिए Na2। Na2 ये धात्विक ऑक्साइड है। सोडियम यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है, सोडियम चूँकि धातु है और ये सक्रिय धातु है, तो सोडियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाया है। तो हमने एक तनु अम्ल ले लिया 2HCl और Na2O एक धात्विक ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए कि यहाँ पर जल वास्तव में जल और लवण बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इसका जो 2 Na है, इसके 2 Cl से विक्रिया करके और बनाता है इस तरह से 2NaCl। काफ़ी आसान है। इसका 2 Na, चूँकि H भी 2 बार है, Cl भी 2 बार है, तो इसका 2 Na, इसका 2 Cl, 2 Na 2 Cl मिल के बना लिया 2NaCl। और इसका ध्यान से देखिए H 2 बार है और यहाँ पर 1 बार O है, तो ये बन गया H2O। तो ये हुआ हमारा एक अच्छा रिएक्शन। तो यहाँ पर तनु अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण बनाया और क्या बनाया, जल बनाया। तो ये रहा हमारा दूसरा गुण। तीसरा गुण अगर हम बात करें कि कोई भी कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट की पहचान क्या है कि कार्बोनेट का मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए, CO3 होना चाहिए। कार्बोनेट का मतलब कि उसमें CO3 होना चाहिए। तो कोई भी आप कार्बोनेट ले लीजिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, कोई भी कार्बोनेट का मतलब कि जनरली हम सबसे जो फेमस कार्बोनेट है ले लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। हम तीसरा गुण बता रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो किसी भी कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर आप जल से कराते हैं तो जल बनेगा, लवण बनेगा और वहाँ से CO2 गैस निकलेगा। मतलब कि इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो किसी भी कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर आप अम्ल से करा देते हैं, किसी भी कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल से करा देते हैं, कार्बोनेट भी ले सकते हैं और बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो किसी भी कार्बोनेट की अभिक्रिया जब आप जल से कराते हैं तो वहाँ से देखिए क्या क्या बनता है। वहाँ से बनता है लवण, वहाँ बनता है जल
और क्या निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ही इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंस है कि जब भी किसी, ये तीसरा गुण है कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण, जल और CO2 गैस मुक्त होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लवण कैसे बनेगा, जल कैसे बनेगा और CO2 कैसे निकलेगा। तो इसका 2 Na है, ध्यान दीजिएगा 2 Na और 2HCl बता रहा है कि इसके पास 2H है 2Cl है। 2HCl क्या बता रहा है कि 2H है और 2Cl है, तो इसका 2 Na इसके 2Cl से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा 2NaCl। तो ये Na खत्म, Cl खत्म। अब देखिए क्या बचा, 2 हाइड्रोजन है, 2H 2 हाइड्रोजन और यहाँ से बच गया CO3। तो CO3 में से एक ऑक्सीजन और 2H में से दोनों 2H, तो ये बना देगा H2O। यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके बना दिया H2O। लवण भी हमारा बन गया, जल भी बन गया। अब CO3 में से एक ऑक्सीजन तो निकल गया है, तो बचा क्या, बच गया CO2 और इस प्रकार क्या बना, लवण बन गया, जल बन गया और CO2 बन गया। तो ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण गुण है कि जब भी किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर आप कार्बोनेट से कराते हैं या बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो वहाँ पर लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस मुक्त होता है। उदाहरण के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अम्ल के अगले गुण की, तो हमारा अम्ल का अगला गुण है कि यदि धात्विय सल्फाइड की अभिक्रिया अम्ल से करा दें, यदि धात्विय सल्फाइड की अभिक्रिया अम्ल से करा दे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगा। ध्यान समझिएगा, यदि हम धात्विय सल्फाइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगा। तो धात्विय सल्फाइड किसे कहते हैं, जब भी धातु की अभिक्रिया, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब हम सल्फर से कराते हैं डायरेक्टली, कोई भी धातु की अभिक्रिया हम डायरेक्टली सल्फर से कराते हैं तो उसको बोलते हैं धात्विक सल्फाइड। जैसे एक धातु होता है कॉपर, Cu, और या Ca ले लेते हैं कैल्शियम, CaS, इसका नाम है कैल्शियम सल्फाइड, CaS। तो कैल्शियम सल्फाइड की अभिक्रिया जब आप कराते हैं 2HCl अम्ल से, CaS प्लस 2HCl, ये हो गया धात्विय सल्फाइड और ये हो गया आपका अम्ल। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि लवण कैसे बन रहा है। तो इसका Ca, ध्यान दीजिएगा, इसका Ca इसका 2Cl, क्योंकि यहाँ पर 2H है और 2Cl है, तो ये बनाता है CaCl2। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ से 2H बच गया और यहाँ से क्या बच गया, S बच गया, तो ये हो गया H2S। 2H माने 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर बना लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से निकल जाता है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है कि धात्विय सल्फाइड अम्लों से अभिक्रिया करके, या ऐसे कह सकते हैं कि अम्ल धात्विय सल्फाइड से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकालता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम सल्फाइड हमने लिया और इस कैल्शियम सल्फाइड की अभिक्रिया हमने किससे कराया, अम्ल से कराया HCl से, और ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है। अगला जो गुण है कि धात्विय सल्फाइड, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ सल्फाइड है ड और यहाँ पर सल्फाइड है ट। तो धात्विय सल्फाइड अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, SO2 बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि धात्विय सल्फाइड क्या है, तो सल्फाइड का पहचान होता है SO3, सल्फाइड का पहचान होता है SO3। और अगर हम यहाँ पर पोटेशियम सल्फाइड ले लें तो ये बन जाता है K2SO3। पोटेशियम सल्फाइड क्या होगा, K2SO3। SO3 सल्फाइड का पहचान है, अगर SO4 रहता है तो सल्फेट में गिना जाता है और केवल S है तो वो सल्फाइड में गिना जाता है, ड होता है। ध्यान समझिएगा, केवल S है तो सल्फाइड, SO3 है तो सल्फाइड ट, और SO4 है
तो सल्फेट हो जाता है। तो यहाँ पर धातुय सल्फाइड हमने लिया, पोटेशियम एक धातु है तो K2SO3 धातुय सल्फाइड हो गया, और अम्ल में हम ले रहे हैं H2SO4, हमने एक अम्ल ले लिया H2SO4। और अब देखते हैं कि यह विक्रिया कैसे हो रहा है। तो अब ध्यानपूर्वक समझना है कि इसका यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसका ध्यान दीजिए, पोटेशियम और इसका SO4, इसका पोटेशियम और इसका SO4 मतलब कि सल्फेट, ये बना लेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, हो गया लवण, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, इसका H2 और इस SO3 जो O 3 बार है इसमें से एक O ले लेगा, तो इसका H2 एक O लेके क्या बना लेगा, H2O बनाएगा, जल बनाएगा। इसका H2 इसके एक O को लेकर बनाएगा H2O। अब बच गया केवल SO2, क्योंकि 3 में से तो एक लेके जल बना लिया है तो SO2 बच गया, और ये बाहर निकल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये रहा हमारा अम्लों का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। एक बार हम पुनः रासायनिक गुण को बता दें कि जो सबसे पहला रासायनिक गुण है वो है कि कोई भी अम्ल सक्रिय धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, उदाहरण हमने बता दिया। दूसरा हमने लिया था कि कोई भी अम्ल है तो वह धात्विक ऑक्साइडों से, ध्यान दीजिएगा, धात्विक ऑक्साइड का मतलब कि धातु की विक्रिया जब ऑक्साइड ऑक्सीजन से कराते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो उससे जब कोई भी अम्ल विक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। तीसरा यहाँ पर था कि कोई भी अम्ल अगर किसी कार्बोनेट से, विशेष तौर से धात्विक कार्बोनेट या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये रिएक्शन हो गया आपका। उसके बाद से चौथा प्रॉपर्टीज था इसका कि कोई भी धात्विक सल्फाइड से अगर अम्ल विक्रिया करता है, अम्ल यदि किसी भी धात्विक सल्फाइड से विक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस बनाता है। और यदि कोई अम्ल धात्विक सल्फाइड से विक्रिया करता है तो लवण, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अम्ल यदि किसी क्षार से विक्रिया करता है तो वहाँ भी जल और लवण बनता है। कोई भी अम्ल यदि क्षार से विक्रिया कर ले, एक लास्ट गुण बता दें इसको कि कोई भी अम्ल, हम कोई भी एक अम्ल लेते हैं, हम ले लिए, हम 2HCl ले रहे हैं और एक छोड़िए HCl केवल लीजिए, और NaOH अम्ल की अभिक्रिया हमने किससे कराया, क्षार से। तो हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि अम्ल जब भी क्षार से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है और लवण बनाता है। और जब भी अम्ल किसी क्षार से विक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि न अम्ल अम्ल रह जाता है, न क्षार क्षार रह जाता है। इन दोनों का गुण बदल के तीसरा लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो इसका Na इसके Cl से रिएक्ट करके NaCl बनाता है और इसका H इसके OH से जुड़ के क्या बनाता है, H2O। तो यह रहा हमारा रासायनिक गुण। तो जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल तथा लवण। यह रहा हमारा रासायनिक गुण। अब बात कर लेते हैं अम्लों के उपयोग की, कि अम्लों का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बहुत ही साधारण इसका उपयोग है और इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अम्लों का उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी में। जो बैटरी होता है 12 वोल्ट का, उसमें H2SO4 पड़ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो बैटरी में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में, जहाँ पर पेट्रोलियम जमीन से निकाल कर खुदाई करके निकाला जाता है, तो उस पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, शोधन में यूज होता है। कृत्रिम रेशम बनाने में, आर्टिफिशियल जो रेशम है, कपड़ा बनाने में जो यूज होता है, तो कृत्रिम रेशम बनाने में इसका यूज होता है। उस पर जो रंग चढ़ाया जाता है या रंग उड़ाया जाता है, तो सब इसी का कमाल है। वस्त्र उद्योग, अभी हमने बताया कि जो कृत्रिम रेशम है वो वस्त्र उससे बनता है, कपड़े बनते हैं, तो वहाँ पर वस्त्र उद्योग में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक, जो भी खाद हमारा है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, तो सारा इसमें एसिड का भी यूज करती हैं उर्वरक को बनाने में। इसके अलावा औषधि, मेडिकल में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है हम लोग का। विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा धातुओं के शोधन में भी अम्लों का उपयोग किया जाता है। जब भी धातुओं को खुदाई के दौरान निकाल कर उसकी साफ सफाई की जाती है और उसको शुद्ध अवस्था में जो प्राप्त करने की प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लोहे के चादर को साफ करने में, अगर लोहे के चादर पे कचरा बैठ जाता है या किसी भी प्रकार का जंग पकड़ लेता है,
तो उसको साफ करने में किसका यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद कलई करने में, कलई मतलब क्या, पॉलिश समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ पर जो पॉलिश किया जाता है, किसी बर्तन पे जब पॉलिश चढ़ाया जाता है या शीशे के पीछे जो पॉलिश किया जाता है तो वहाँ पर हल्का फुल्का अम्लों का यूज किया जाता है। तो ये रहा इसके उपयोग, बैटरी में, पेट्रोलियम के शोधन में, कृत्रिम रेशम में, वस्त्र उद्योग में, उर्वरक में, औषधि में, विस्फोटक बनाने में, धातुओं के शोधन में, लोहे की चादर को साफ करने में और कलई करने में। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ ये अम्ल वाला पूरा टॉपिक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल का डेफिनेशन पढ़ लिया, अम्ल के प्रकार हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के उपयोग। तो यहाँ पर हमारा अम्ल पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, क्षार का डेफिनेशन, फिर क्षार के गुणों के बारे में, फिर क्षार का उपयोग पढ़ेंगे, या क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।